नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इतिहास के अगले लेक्चर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्रांतियों का युग, जो कि 1830 से 1848 तक चला। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। और इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। तो अब है क्या कि जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे कि रूढ़िवादी व्यवस्था क्या चाहती थी कि राजतंत्र या जो पुरानी परंपराएं हैं वो सब चलती आए, समान ऊंच नीच व्यवस्था वो बनी रहे, समान अधिकार नहीं हो। तो जैसे जैसे उन व्यवस्थाओं ने अपने ताकत को और मजबूत बनाने का प्रयास किया, कोशिश किया, तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। और इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे जिन्होंने या जिनमें उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। अब इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्यिक व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग भी शामिल थे। तो वह है क्या कि लगभग पढ़े लिखे लोग इनमें थे, जो कि राष्ट्रवाद और आपका क्या था यहाँ पर उदारवाद को देखा गया, उसमें समर्थन देने वाले लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे और काम काज करने वाले लोग थे। तो प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो नेपोलियन के द्वारा बुर्बो हटाया गया था, वंश था, तो उसको फिर से बहाल किया गया था। तो बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में फिर से बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। क्या किया? फिर से उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। तो है क्या कि इसका प्रभाव और भी क्षेत्रों में देखने को मिला। ऐसा कि नहीं कि सिर्फ उसी क्षेत्र में ये सिमट कर रहेगी, नहीं, इसका प्रभाव और भी क्षेत्र में देखने के लिए मिला। और एक घटना जिससे पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया गया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में पहले तो हम लोग क्या देखें कि 1815 में बुर्बो राजा को उखाड़ कर फेंक दिया, हटा दिया गया। और फिर से यहाँ क्या हुआ कि यूरोप में यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूरोप में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानियों संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। ठीक है, तो अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी और आपका यूनान क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ठीक, अब आता है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना।
तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्रवाद केवल युद्ध या क्षेत्रीय विस्तार से हम इसको नहीं देख सकते हैं। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग किया। और ये स्वाभाविक है कि आप कोई भी अच्छी चीज़ अगर डायरेक्टली आप किसी भी लोग से कहोगे तो वो थोड़ा सा नकारेंगे, लेकिन जो लोग डेली पेपर पढ़ रहे हैं, जिनको कविता का शौक़ है, तो उनमें राष्ट्रवादी भावना पैदा करने के लिए आप उससे जुड़े हुए कविताएं लिखिए या पेपर में उससे जुड़े हुए रिलेटेड आप आर्टिकल लिखा कीजिए, तो लोगों को मन में एक भाव पैदा होता है। आप डायरेक्टली किसी को जाकर बोलिएगा तो वो मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब है क्या कि सहयोग, आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की। क्या की? विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। और ये बहुत हद तक ठीक है कि आप नहीं, मैं इस पे मतलब मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि ये बहुत हद तक ठीक है कि सांस्कृतिक चीज़ों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन ये थोड़ा सा पॉइंट से हट कर मैं कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। फिर क्या है कि जर्मन दार्शनिक योहान ग्राटफीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। जर्मन संस्कृति क्या थी? उनके आम लोगों में निहित थी। ठीक, राष्ट्र की सच्चाई आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक सांस्कृतिक इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के लिए निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यकता था। अब एक यहाँ पर बात आई, कहाँ गया, सॉरी, जन विद्रोह। हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मुझे एक लाइन लगा कि जर्मन दार्शनिक योहान ग्राटफीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। ये बहुत ही अच्छा लाइन कह सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि संस्कृति को वही लोग जान सकते हैं और उसका महत्व वही लोग जान सकते हैं जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हों। ठीक ना? तो अब है क्या कि फिर था कि स्थानीय बोली पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। अब आप बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो ये नहीं समझेंगे लोग, या उसको सीधी भाषा में आप कह सकते हैं कि देसी मुर्गी विदेशी बोल, ऐसा कहा जाता है जनरली कि, लेकिन अगर आप उसी चीज़ों को उनके भाषा में बोलने का प्रयास करें, उनके भाषा में समझाने का प्रयास करें, तो वो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। फिर है कि यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे बड़ी शक्तियों में विभाजन कर दिया गया था। यद्यपि पोलैंड और स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और माजोर्का जैसे लोकनृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। इसमें नृत्य भी शामिल थे। ठीक, आपका
लोक नृत्य शामिल था, संगीत शामिल था, ठीक है। तो भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया, ठीक है। तो चर्चा के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाला गया। रूसी अधिकारी ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा के एक प्रचार करने से इनकार कर दिया था और पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो इस टॉपिक से बहुत ही अच्छी बात निकल कर आती है कि राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए हम लोग अगर ग्राउंड लेवल से काम करें, आप उनकी भाषा, जैसे आपके अभी मुंगेर के तरफ की भाषा अंगिका है, फिर उधर दरभंगा मैथिली है, कुछ ऐसे, और उधर नवादा मगही है। तो अगर आप उनके भाषा में उन्हें समझाने का, कन्विंस करने का प्रयास करें तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। और आप आकर यहाँ पर इंग्लिश में बोलने लगोगे तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि गांव में ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं, निरक्षर रहते हैं, तो उनको बहुत कम समझ में आएगा। तो आप राष्ट्रवाद की भावना लोक नृत्य से, कविता से, अपने काव्य से जागृत कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगले लेक्चर ऑफ हिस्ट्री का लगातार वीडियो आएगा इसी तरह स्क्रीन रिकॉर्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।